सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको थाट और राग की तुलना के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो थाट के लक्षण थाट की परिभाषा, थाट के लक्षण, राग की परिभाषा, राग के लक्षण, और अब हम आपको बताएंगे थाट और राग की तुलना के बारे में, मतलब थाट और राग में क्या अंतर होता है। ठीक है, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे कि थाट और राग में अंतर भी हो सकता है। तो अंतर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपने है जो भी बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन जो भी होगी, जिस समय भी हम अपलोड करते हैं, तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये दिया है थाट और राग की तुलना, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ थाट के बारे में दिया है, एक तरफ राग के बारे में दिया है। तो चलिए पहला देखिए, स्टेटमेंट लिखा है, थाट की उत्पत्ति कुल 12 स्वरों जिसमें कि 7 शुद्ध और 5 विकृत से होती है। जो थाट की जब उत्पत्ति होती है उसमें 12 ही स्वर का प्रयोग किया था, जिसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए राग की उत्पत्ति थाट से ही होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी राग है जो बिना थाट के नहीं हो सकता है। किसी भी आप राग का परिचय पढ़िएगा तो सबसे पहले लाइन है जो ज़्यादातर यही ही दी होती है, ये राग इस थाट से माना जाता है, ये उत्पन्न माना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, लिखा है थाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। मतलब अभी तक ऐसा कोई थाट नहीं बना है जिसमें कि 7 स्वर का प्रयोग ना किया जाता हो, या कम हो या ज़्यादा हो, ऐसा नहीं। सिर्फ 7 मतलब स्वर होने चाहिए, तो मतलब होने ही चाहिए। ठीक, अब देखिए राग में कम से कम 5 व अधिकतम 7 स्वर अनिवार्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राग में 5 स्वर तो कम से कम लगेंगी। कोई राग में है ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ 4 ही स्वर लगे हों। ठीक है, 5 स्वर कम से कम है जो, मतलब है जो, वरना वो राग कहा ही नहीं जाएगा अगर राग में 5 स्वर से कम स्वर लगे हों। और अधिकतम 7 स्वर अनिवार्य हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर तो अनिवार्य होते ही हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए, थाट में 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, जैसे सारे गामा पा धा नी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि थाट में जो राग वो स्वर दिए होते हैं वो एक सीक्वेंस से दिए होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, इस हिसाब से थाट बनता है। और इसमें राग में क्या होता है, इसमें राग में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक नहीं है। राग में कोई ज़रूरी नहीं कि सा के बाद रे ही आए, रे के बाद गा ही आए, गा के बाद मा ही आए, मा के बाद पा ही आए, या पा के बाद धा आए। ऐसा कोई सीक्वेंस होना राग में अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपने राग की अगर डेफिनेशन वगैरह में इसमें पढ़ी भी होगी शास्त्र में, तो आपने देखा होगा कि राग का बहुत रागों का स्वर हो जाए, वक्र भी होता है, एक राग में है जो शुद्ध भी हो जाते हैं, तीव्र भी होते हैं, या शुद्ध नहीं होते हैं, तीव्र ही होते हैं, शुद्ध के साथ तीव्र ही होते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब, लेकिन थाट में ऐसा कुछ नहीं है। थाट में है जो सारे स्वर क्रम से दिए होते हैं। फिर देखिए, थाट में कोमल आरोह की आवश्यकता होती है। ठीक, थाट में केवल थाट में केवल आरोह की आवश्यकता होती है। मतलब थाट की जो लाइन होगी सिर्फ आरोही ही बना होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें अवरोह भी दिया हो। ठीक, लेकिन राग में इसमें राग में आरोह तथा अवरोह दोनों की आवश्यकता होती है। राग में आरोह भी दिया होता है, अवरोह भी दिया होता है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक, फिर देखिए, थाट में रंजकता का होना आवश्यक नहीं है। रंजकता मतलब सुंदरता का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राग में रंजकता का होना आवश्यक है। अगर राग में रंजकता नहीं होगी तो सुनने में अच्छा ही नहीं लगेगा। इंसान है जो सुनते ही है जो इग्नोर कर देगा, उसे हटा देगा, उसे सुनेगा ही नहीं। फिर देखिए, थाट में वादी संवादी स्वर नहीं होते हैं। ठीक, थाट में ना वादी होता है ना संवादी होता है, लेकिन राग में वादी संवादी स्वर जरूर होते हैं, जैसा कि आपने राग के परिचय में पढ़ा होगा। फिर है थाट का नामकरण उससे उत्पन्न किसी प्रसिद्ध नाम के राग के नाम पर होता है। थाट का जो नामकरण होता है उससे उत्पन्न है जो किसी भी प्रसिद्ध का नाम हो सकता है। जैसे बिलावल थाट है तो बिलावल राग भी होता है, खमास थाट है खमास राग भी होता है। लेकिन राग के नामकरण से इस प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। राग को कोई भी स्वतंत्र नाम दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसी से आप मान लीजिए थाट तो हमारे 10 ही होते हैं, राग तो कितने सारे हैं। ठीक, तो इसलिए ऐसा तो नहीं है कि जितने थाट हैं बस उसी के नाम पर उसको राग का नाम रख दिया, बस अब राग हो गया। ऐसा नहीं है। राग में है जो राग का कोई भी नाम है जो उसमें हिसाब से दिया जा सकता है। फिर है थाट
गाया न बजाया नहीं जाता। थाट को कभी गाया हुआ था, चलो आज ये वाला थाट गाते बजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन राग को है जो गाया भी जाता है, बजाया भी जाता है। तो आज के लिए ये जो आपको हमने बताया है इतना है। अब देख लीजिए कि साथ जनक थाट और जन्य राग। अब जनक थाट क्या होते हैं, जन्य राग क्या होते हैं? थाटों से राग उत्पन्न होते हैं, थाटों से राग उत्पन्न होते हैं, जैसा कि भी हमने आपको ऊपर बताया। इसलिए 10 थाटों को जनक थाट कहते हैं। ठीक, अब इतनी बात समझ आ गई। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जनक थाट क्या होते हैं और जन्य थाट क्या होते हैं। इसी तरह प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए हर राग को जन्य राग कहा जाता है। देखिए क्या कह रहा है ये, इसी तरह प्रत्येक राग को किसी थाट से उत्पन्न माना जाता है। ये जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अर्थात सभी थाट जनक हैं और सभी राग जन्य हैं। तो आज के लिए बच्चों इसमें है जो इतना ही हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आपको बताने समझाने का तरीका सही लगा हो तो आप प्लीज़ जो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।